नमस्कार, मैं हूं शबी हैदर। आप देख रहे हैं के न्यूज़। एक आग का दरिया है और तैर कर जाना है। आपका अभी तक का अगर हम अनुभव की बात करें तो क्या ये जो परसेप्शन है ये विकास प्राधिकरण को लेकर, क्या ये सही परसेप्शन है या बहुत कुछ अच्छा भी है, बहुत कुछ ऐसा भी है जो पॉजिटिव है हुआ हो पिछले? देखिए, मेरा मानना है कि संस्था कभी ख़राब नहीं होती है, चाहे एलडीए हो या चाहे कोई भी संस्था हो। संस्थाएं कभी ख़राब नहीं होती, संस्थाएं हमेशा अच्छी होती हैं। संस्थाओं का सृजन भी वैधानिक तरीके से हुआ है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमेशा संस्थाएं सर्वोच्च रही हैं। कभी कभी व्यक्ति के नाते संस्था खराब होती हैं और अच्छी होती हैं जी। तो एज ए BCLDA के रूप में मेरा ये पूरा प्रयास रहेगा कि संस्था जो मातृ संस्था है एलडीए, लोगों को घर देना और लोगों को शहर को एक प्लांट सिटी डेवलप करना, ये हमारा उद्देश्य है। तो ये संस्था की सर्वोच्चता बनी रहे और लोगों को सुलभ और सुगम तरीके से पारदर्शी रूप से हम जो भी सुविधाएं दे रहे हैं, यानी जो उनको हाउसिंग फॉर ऑल है, इसके अलावा प्लानिंग की सिस्टम है और भी इंफ्रास्ट्रक्चर के सिस्टम है, वो उपलब्ध करा पाए। सर, ये विकास प्राधिकरण की बात जो शुरू हुई वो इसलिए हुई कि आप इस वक्त यहाँ के उपाध्यक्ष हैं और बहुत सारी जिम्मेदारी है। इसके बरक्स सर जो हैं बहुत ही वर्सटाइल पर्सनालिटी के व्यक्तित्व हैं। सर गज़लें सुनना जो हैं वो सर को अच्छा लगता है। प्राचीन साहित्य के सर एक छात्र रहे हैं और बहुत कुछ हम आज जानने की कोशिश करेंगे एलडीए उपाध्यक्ष से। और ये एक बहुत ही मतलब आपका, अगर हम इससे पूर्व की बात हम करें, नगर निगम के आप आयुक्त रहे थे लखनऊ नगर निगम में, तो उसमें भी उस पद के दौरान मैंने देखा सर एक बहुत कड़क जो है वो एक अधिकारी के तौर के ऊपर आपकी एक छवि जो है वो बनी है। तो क्या वाकई में सर आप एक उतने ही कड़क जो हैं वो, जितने कड़क आप यहाँ पर हैं उतने ही कड़क क्या आप अपने परिवार में भी हैं, समाज में भी हैं, सोसाइटी में भी हैं? ओवरऑल क्या है सर, आप अगर आप खुद डिफाइन करें तो? एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो एचओडी होता है, या जब भी अभी कभी आप मुख्य धारा में लोगों की सेवा करने के लिए आगे रहते हैं, फ्रंट पे रहते हैं, या उस संस्था का नेतृत्व करते हैं ये सेवक के रूप में, तो आपको अपनी लक्ष्मण रेखाएं खींचनी पड़ती हैं। और मुझे लगता है कि हर प्रशासनिक अधिकारी को एक अपनी लक्ष्मण रेखा में रहनी चाहिए, क्योंकि हम सार्वजनिक जीवन में हमारे कई बाउंडेशंस हैं कि हम कितनी लक्ष्मण रेखाओं के आर पार जा सकते हैं, उनके भीतर कहाँ रह सकते हैं। तो इसलिए हमेशा अपने को एक सर्वसुलभ लोगों से मिलना जुलना, पब्लिक के साथ आप बिल्कुल सहज रहिए, और जहाँ कहीं ट्रांसपेरेंसी नहीं है या गलत चीज़ हो रही है तो उसके विरुद्ध आप हमेशा स्ट्रिक्ट रहिए, कड़क रहिए, तभी आप अपने पद के दायित्व को निभा सकते हैं। कुछ सर के न्यूज़ के दर्शकों को आप अपने बारे में बताइए थोड़ा सा। कहाँ से आपकी शिक्षा हुई, कैसे दीक्षा हुई? क्या आपने कभी सोचा था कि आप इतने बड़े पद पर बैठेंगे और लोगों की जो है वो समस्याओं का आप निराकरण करेंगे? कभी ऐसा सोचा था? यहाँ तक का सफ़र के बारे में थोड़ा सा बताइए सर। व्यक्तिगत जहाँ तक मेरे प्रशासनिक सफ़र और ज़िंदगी का ताल्लुक़ है, तो मैं आज़मगढ़ से बिलोंग करता हूँ और 1974 में आज़मगढ़ में ही मेरा जन्म हुआ। और मेरे पिताजी प्रिंसिपल थे, और चूँकि पारिवारिक पृष्ठभूमि शिक्षा की रही, और सभी को जो भी हमारे परिवार में शिक्षा के स्तर को ही प्रायोरिटाइज़ किया गया। सभी लोग अच्छे पदों पे और अच्छे शिक्षा प्राप्त करके नौकरी में और अलग अलग जगहों पे अपने काम कर रहे हैं। तो व्यक्तिगत हम लोगों की जो ज़िंदगी की शुरुआत हुई एक शिक्षक परिवार में हुई। आगे की तरफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया, फिर उसके बाद डॉक्टरेट आगे यूनिवर्सिटी से किया जी। और 98 में मैं सर्विस में आया। तब से इसका प्रशासनिक सफ़र शुरुआत हुई। अलग अलग दायित्वों में काम मिला। फैजाबाद, सीतापुर, शाहजहाँपुर, मुजफ्फरनगर के बड़े भीषण दंगे को एज ए प्रशासनिक अधिकारी फेस करना पड़ा। फिर बिजनौर में एज ए 3.5 साल CDO के रूप में मैंने लोगों के बीच काम किया। सोशल वर्क के रूप में एक प्रशासनिक अधिकारी को कैसे समाज में लोगों के बीच काम करना है, एज ए मुख्य विकास अधिकारी के रूप में वो काम किया। लोगों में जब सैनिटेशन कैंपेन चला रहा था तो उस समय उनके बीच काम किया। उसके फिर नगर निगम में अपने दायित्वों को सेवक के रूप में मैंने निभाया। प्रशासनिक रूप में एलडीए में प्लानिंग के काम को देख रहा हूँ। तो आजमगढ़ में ठीक है सर, आप जैसे ब्रिलियंट स्टूडेंट भी पैदा हो रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, समाज के काम आ रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारा एक तबका है, एक चीज़ें हैं
जो कहीं ना कहीं सर जो है वो एक धुरी से जो है वो अलग हटती हुई दिखाई दे रही हैं। आजमगढ़ का नाम कभी दाऊद इब्राहिम से जोड़ा जाता है, कभी किसी और जो है वो माफिया के तौर के ऊपर जो है वो, कितनी तकलीफ़ होती है सर इस तरीके की जब आपको अपने शहर के बारे में कुछ? नहीं, आजमगढ़ पिछले कई सालों से बहुत बदला है। और आजमगढ़ पहले भी शिक्षा के क्षेत्र में, अगर आप मिडिल एजुकेशन के क्षेत्र में देखें तो सबसे ज़्यादा मुझे मालूम है कि मिडिल एजुकेशन यानी अच्छे इंटर कॉलेज, हाई स्कूल, वो आजमगढ़ में आपको मिलेंगे। और इनको देख के देखिए, अगर आप इनको पूरा देखिए, के न्यूज़ के दर्शक देखें, सादा जीवन उच्च विचार, कहीं से नहीं लगेगा। मैंने इससे पहले बहुत सारे अधिकारियों से बात की सर, देखा मैं भाई, अभी मेरे मन में जो है वो सवाल गूंज रहे थे, कौंध रहे थे कि अक्सर लोग जो हैं वो शर्ट के जो उनके जो बटन होते हैं वो लग्जरियस होते हैं, जो चश्मा होता है वो बहुत महंगा होता है एक अधिकारी का, जो उसकी बेल्ट होती है, जो उसकी वेशभूषा होती है, जो उसको कैटर करता है। आपको देखकर नहीं लग रहा सर कि एक हम बात कर रहे हैं, एक उपाध्यक्ष से बात कर रहे हैं, लखनऊ विकास प्राधिकरण जैसे पद के ऊपर जो है वो उपाध्यक्ष पद पे काम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा थोड़ा अपने बारे में बताइए सर कि अब आप उपाध्यक्ष हैं और आपका लाइफ स्टाइल भी जो है वो थोड़ा सा नहीं, ज़िंदगी को कभी पद से नहीं पहचान मिलनी चाहिए। पद तो 21 से 60 के बीच का खेल है, और न 21 के पहले था न 60 के बाद रहेगा। तो अपने व्यक्तित्व को अपने कर्म से जाइए। बहुत अच्छा। यानी प्रसाद जयशंकर प्रसाद ने लिखा, मैं साहित्य का विद्यार्थी हूँ, तो दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जयशंकर प्रसाद ने कामायनी में लिखा है कि यह नीड़ मनोहर कृतियों का यह विश्वकर्म रंगस्थल है परंपरा लग रही यहाँ ठहरा जिसमें जितना बल है। तो जो कर्म का पुजारी है वही आगे बढ़ता है, और पहचान मुझे लगता है कि अपने कर्म से होनी चाहिए। जितने आपने देखे होंगे, अब महात्मा गांधी जी की अगर वेशभूषा देखें तो फ़कीर थे, तो अगर आज की डेट में सबसे बड़ी प्रासंगिकता महात्मा गांधी की है, तो कपड़े से अगर प्रासंगिकता होती तो बहुत बड़े बड़े लोगों की होती। तो व्यक्तित्व जो है कपड़े का मुरीद नहीं है, व्यक्तित्व जो उसके भीतर के जो आचरण है, संस्कार हैं, जो उसका कर्म है, उसका मुरीद है। बहुत अच्छी बात बताई। 21 से 60 का जो कंसेप्ट आपने दिया है सर, लाजवाब कंसेप्ट है ये। आपको इंद्रमणि को अच्छा क्या लगता है सर? क्या शौक़ हैं आपके? मेरा शौक़ तो एक साहित्य है, मैं लिटरेचर पढ़ता हूँ, और साहित्य की जितनी अच्छी किताबें हैं, अच्छे साहित्यकार हैं, वो मेरा प्रिय विषय है। कुछ लिखता भी रहता हूँ, कभी समय मिल जाता है, और साथ जगजीत सिंह की गज़लें सुनता हूँ कभी जब फुर्सत मिलती है शासकीय कार्यों से, और अपने परिवार के साथ समय बिताना मेरा वो भी शौक़ है। मेरे 2 सवाल हैं सर आपसे। पहला सवाल ये है कि आप थोड़ा सा परिवार के बारे में बताइए, और दूसरा मेरा सवाल ये है कि वो जगजीत सिंह की वो प्यारी सी गज़ल जो आपके बिल्कुल दिल के करीब हो, और जब आप उस गज़ल को सुनते हैं तो बिल्कुल उसी में डूब जाते हैं, और वो कोई मैं गज़ल के चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा गुनगुना दिए के न्यूज़ के दर्शकों को, ताकि दर्शक भी देखें कि एक जो मैं इंद्रमणि जी के बारे में बस एक बात कहूँगा कि नारियल आपने देखा है ना, कड़क होता है, बाहर से बहुत कड़क होता है, लेकिन अंदर जब होता है ना तो गूदा होता है, उसमें पानी निकलता है। इंद्रमणि जी भी बिल्कुल जो हैं वो वही कड़क नारियल हैं, कड़क हैं, लेकिन इनके अंदर देखिए किस तरीके से क्या विचार हैं। और 21 से 60 का जो कंसेप्ट है वो निश्चित तौर के ऊपर लाजवाब है। मुझे लगता है कि और बहुत सारे लोगों को सीख लेना चाहिए, युवाओं को जो है वो इनको अपना रोल मॉडल बनाकर बहुत कुछ इनसे जो है वो ग्रहण करने की ज़रूरत है। लोकल स्टार हैं सर, आप जैसे लोगों के बारे में निश्चित तौर पर ये हमारा दुर्भाग्य है कि बात नहीं होती। आज बात निकली है तो बहुत एक ये रूहानियत भरा जो है वो लग रहा है। मुझे लग रहा है कि मैं एक एलडीओ उपाध्यक्ष से बात ना करके इंद्रमणि त्रिपाठी से बात कर रहा हूँ। बिल्कुल कैरेक्टर। सर मुझे परिवार के बारे में बताइए, बच्चों की ग्रूमिंग के बारे में बताइए, थोड़ा सा पेरेंटिंग के बारे में बताइए, और जगजीत सिंह की 2 लाइनें। जहाँ तक परिवार की बात करो, मेरे फैमिली में पत्नी और 2 बच्चे हैं, दोनों ट्विंस हैं, दोनों 12th में हैं और यहीं शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। एक तो ह्यूमैनिटीज़ से है और दूसरे एरिया से हैं। और दूसरी बात है कि जहाँ तक मेरी अभिरुचि है, मैंने बताया साहित्य और गज़लें मेरी अभिरुचि है। जगजीत सिंह चूँकि मेरे फेवरेट इसलिए हैं कि अलग अलग उनकी गाने की और स्टाइल जो है मुझे पसंद है। और कभी आपको जब कभी आप परेशान हो, जिस नौकरी में तमाम तरीके से हालात रहते हैं, परेशानियां भी रहती हैं, तो कभी मध्यम करिए लाइटें और जगजीत सिंह की गज़ल सुनिए तो आपको सुकून मिलेगा। साहित्य, संगीत, कला बहुत ज़रूरी है, क्रिएटिव होना। तो जगजीत सिंह की एक गज़ल है
कि अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफ़र के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। तो हम लोग एज ए प्रशासनिक अधिकारी जहाँ रुख हवाओं का चलता है उन्हीं के सफ़र में रहते हैं, क्योंकि अपनी मर्जी तो बहुत ज़्यादा चलती नहीं है। तो ऐसे कई गज़लें उन्होंने लिखी हैं कि जो बड़ी अविस्मरणीय हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करप्ट। हाँ, करेक्ट होता है बाबूली। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हमारी बातचीत जारी है, लगातार जारी है इंद्रमणि त्रिपाठी जी के साथ। अभी उन्होंने जगजीत सिंह जी का एक गज़ल का एक मुखड़ा सर, एक आध कोई और सर जो बहुत दिल के करीब हो। वैसे तो जगजीत सिंह की ढेर सारी गज़लें हैं और वो गज़ल एक जगजीत सिंह की बड़ी अच्छी है और बड़े वैसे तो खाली समय में रही है तो सुनने के लिए उसको बड़ा आनंद। उन्होंने कहा कि शाम से आँख में नमी सी है, आज फिर आपकी कमी सी है। मतलब अगर किसी की कमी के बारे में सोचने के लिए जैसे आप बिल्कुल आंखें बंद करिए और गज़ल सुनते रहिए, तो बहुत ही प्यारी गज़ल है। जी जी जी, बहुत अच्छा सर। सर हम वापस अगर हम एक बार फिर से विकास प्राधिकरण या पब्लिक डीलिंग डिपार्टमेंट्स की तरफ आएँ। नगर निगम आपने बहुत अच्छे तरीके से चलाया, एक कठोर शासक की एक बहुत ही अनुशासित एक शासक की जो है वो आपकी छवि बनी और बहुत सारे अच्छे काम हुए। उसके बाद आप जो है वो एलडीए लाए गए, एलडीए में आप इस समय हैं। तो इसको कहते हैं सर फ्रंट फुट के ऊपर बैटिंग करना। लगातार आप जो है वो पब्लिक डीलिंग डोमेन में काम कर रहे हैं, कितना चैलेंजिंग इसको मानते हैं सर? देखिए, हर जॉब अपने आप में चैलेंजिंग है और चैलेंज तो ज़िंदगी ही है। तो जब आप ज़िंदगी में सूरज की पहली किरण निकलती है सवेरे, तो वहीं से चैलेंज शुरू हो जाता है। यानी ज़िंदगी की दिनचर्या शुरू होती है और आपके जितने भी सरोकार हैं वो शुरू होते हैं। तो इसी तरह नौकरी है, नौकरी में हर दिन अपने में अलग अजीब होता है। कब किस दिन में कौन सा चैलेंज आपके सामने आए, किन परिस्थितियों को सामना करना पड़े, किस इशू को डील करना पड़े, वो अलग अलग डेज वाइज होता है। हम लंबी तरह के किसी नौकरी को महीनों वर्षों में नहीं बांट सकते। तो इसलिए हम कहते हैं नौकरी को रोज़ की तरह, जैसे ज़िंदगी रोज़ जी जाती है उसी तरह नौकरी रोज़ करनी चाहिए। तो आज का चैलेंज, आज का दिन ख़त्म हुआ तो फिर कल के लिए फिर सोचेंगे, कल सुबह होगी, कल का फिर दिन शुरू होगा, कि जिससे कि फिर आपके ऊपर लिगेसी न रहे बर्डन। इसलिए ऑफिसर्स की ये चीज़ प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए कि उसकी जो चैलेंज आज दिया गया है उसके बारे में आज ख़त्म करें, जो पेंडेंसीज़ हैं उसे उस दिन क्लियर करें, तब घर जाए। क्योंकि ऑफिस और घर के बीच में हमेशा एक बैरियर या बार रखना चाहिए कि घर पे ऑफिस का काम बिल्कुल नहीं। हम जहाँ तक मेरी अपनी सोच है कि घर की तरह रहना चाहिए, एक व्यक्ति के रूप में और एक पर्सन के रूप में, और ऑफिस में एक सेवक के रूप में, जन सेवक के रूप में आप काम करते हैं। तो दोनों के बीच में आपकी अपने रेखाएं होनी चाहिए। जी सर, मेरा एक सवाल आपसे है और वो सवाल मेरा ये है कि आपने एक लंबा प्रशासनिक अभी तक का सफ़र तय किया है। इस दौरान बहुत सारी धूप और बहुत सारे रोशनी और बहुत सारा सूरज आपके सामने आया। अभी तक का सबसे टफ चैलेंजिंग जॉब क्या था? कोरोना में काम करना, या वो मुजफ्फरनगर की हिंसा, वो दंगा का दौर, या फिर अभी नगर निगम में आपने एक जो कप्तान की भूमिका निभाई वो, या अभी जो आप इस समय LDAVC के तौर के ऊपर जो आप कर रहे हैं? देखिए, मैं अलग अलग पदों पे अलग अलग मेरी भूमिकाएं रहीं और मैंने उसी तरह सर्व किया सरकार की जो प्राथमिकताएं थी। तो जब हम मजिस्ट्रेट होते हैं तो हमारी सबसे बड़ी भूमिका होती है प्रशासनिक अमन चैन सबको रखना और लाइन ऑर्डर को मेंटेन रखना। तो उस समय जब मुजफ्फरनगर में मैं ADM था, तो उस समय की स्थिति में सोचता हूँ कि एज ए मजिस्ट्रेट, एज ए प्रशासनिक ऑफिसर, वो सबसे बड़ी चैलेंजिंग स्थिति थी कि शांति कायम रखें, रिहेबिलिटेशन किए जाएँ और लोगों में एक भाईचारा बनाया जाए।
उसके बाद डेवलपमेंट में, रूरल डेवलपमेंट में जब मैं आया एज ए CDO के रूप में, तो उस समय कैंपेन माननीय प्रधानमंत्री जी का चल रहा था स्वच्छ भारत मिशन में जी। कि ओपन डेफिकेशन फ्री। तो यूपी में बिजनौर सेकंड था जो, और फर्स्ट था सबसे बड़े ज़िलों में, क्योंकि 1128 ग्राम पंचायतें थी जिसको हम लोगों ने खुले में शौच मुक्त कराया, और उसकी एक इज्जत घर नाम मैंने दिया, और उससे लोगों के बीच में सस्टेन्ड मॉडल बनाया गया बिजनौर को। और इसके बाद की अगर आप यात्रा देखें तो जब एज ए अर्बन डेवलपमेंट में म्यूनिसिपल कमिश्नर के रूप में अलग चैलेंजेस थे कि अर्बन एरिया में जो फोकस है, क्योंकि कम्यूटर्स जो हैं, लोगों का इतना दबाव है सर्विसेज का कि उनको सेवाएं दे पाना बहुत टफ टास्क है जी। तो चाहे सफाई हो, पेयजल हो, स्ट्रीट लाइट हो, ये सब सारी चीज़ें सर्विसेज देना आम आदमी को, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता थी और चैलेंज था। साथ ही साथ कोविड भी एक चैलेंज था। कोविड अब विकास प्राधिकरण में मैं अपनी भूमिका देख रहा हूँ, तो इसमें चैलेंज है कि सिटी को प्लांट कैसे किया जाए, और प्लांट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे हो, और ईज़ ऑफ लिविंग के मानकों के आधार पे एक लिवेबल सिटी कैसे बनाई जाए, शहर को सुंदर कैसे बनाया जाए, और रहने लायक कैसे बनाया जाए, ईज़ ऑफ डूइंग में लोगों को इन्वेस्टमेंट हो, जो लखनऊ आए वो वापस इस उम्मीद के साथ जाए कि एक रहने वाला शहर है, लोगों के दिलो दिमाग में ये चीज़ें रहें कि हम यहाँ बिज़नेस कर सकते हैं, अपनी फैमिली रख सकते हैं, और एक जो बिज़नेस में ईज़ ऑफ डूइंग का सिद्धांत है उसे पूरा कर सकते हैं। निश्चित तौर पर सर, बहुत बड़ी बात आज पता चली। इज्जत घर नाम जो है वो आपका दिया हुआ नाम है, आपका कंसेप्ट है। मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित तौर के ऊपर ये जो ODF स्कीम थी और ये जो खुले में शौच जैसे एक बहुत मतलब कोई सोच, हम लोग नहीं सोच सकते थे कि हम ये दिन देखेंगे। हमें लगता था होगा, कभी होगा, वंस कभी होगा अगर ऐसा हो गया। लेकिन हमने अपनी जनरेशन में देखा भारत को बदलते हुए, भारत की नई तस्वीर को बनते हुए, और निश्चित तौर पर उस तस्वीर को बदलने में इंद्रमणि जैसे ईमानदार, कर्मठ, संघर्षशील और ज्ञानी व्यक्ति का जो है वो कितना बड़ा योगदान है निश्चित तौर के ऊपर। आज के इस इंटरव्यू से ही बात फाइनल हो रही है। सर, जैसा आपने बताया, अगर पॉलिसी मैटर ना हो और लखनऊ की प्लानिंग की बात हो, ईज़ ऑफ डूइंग की बात हो, निवेश की बात हो, तो थोड़ा सा कुछ ऐसा बताइए कि आप मतलब अब आप ऐसा क्या लखनऊ को जो है वो प्लान देने वाले हैं, या ऐसा क्या होने वाला है कुछ, अगर पॉलिसी मैटर ना हो तो उसको थोड़ा सा बताइए सर। ये अभी जो उच्च स्तर पे जो निर्देश दिए गए थे, तो सबसे पहले हम लोग तो लखनऊ का अभी एरिया विस्तार करेंगे। जो मेट्रोपॉलिटन एरिया है उसके कोटर्मिनस हम लोग प्रस्ताव भेज रहे हैं। तो एक जैसे लखनऊ के इर्द गिर्द जो सैटेलाइट सिटीज़ टाइप में छोटी छोटी बस्ती जा रही अनप्लान्ड, उसे कंट्रोल करने के लिए, प्लान करने के लिए उसके बारे में हम पहला कदम उठा रहे हैं। प्लस हमारी जो महायोजना है 2031 की, वो GIS बेस्ड बन रही है, उसमें सुझाव और आपत्तियां मांगे हम लोग। तो प्लानिंग के हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट है कि सभी स्टेक होल्डर्स को लेते हुए हम लोग इसे ठीक करें। सिटी डेवलपमेंट प्लान हम लोगों ने बना लिया कि शहर को सुंदर कैसे बनाया जाए और खूबसूरत कैसे बनाया जाए। इंटरवेंशन कौन से करने हैं कि जिससे कि शहर में ट्रैफिक ठीक हो और ईज़ ऑफ लिविंग कैसे हो। साथ ही साथ लॉजिस्टिक, सिटी लॉजिस्टिक प्लान बना रहे हैं हम लोग कि जो फ्रेट कॉरिडोर है या आगे जो डिफेंस कॉरिडोर इसे जोड़ेगा, या जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा उसमें वेयर हाउसिंग कहाँ होनी चाहिए, पार्किंग कहाँ होनी चाहिए, या बस ट्रकों के लिए व्यवस्था कहाँ होनी चाहिए, ये सारी को देखते हुए हम लोग लॉजिस्टिक प्लान बना रहे हैं। और इसके अलावा साथ ही साथ अभी हम लोग उम्मीद है कि आगे कुछ योजनाएं हम लोग लाएंगे लोगों के लिए, हाउसिंग फॉर ऑल के लिए, और लोगों को एक कुछ सिटीज़ प्लान्ड है कि कुछ आगे फर्दर जैसे एरिया डेवलप हो जाएगा तो कुछ ज़मीनें और आ जाएंगी। तो जैसे गोमती नगर विस्तार या बसंत कुछ योजना चल रही है, वो योजनाएं हमारी उसी तरह की कोई योजना हम लॉन्च कर सकते हैं डेवलपमेंट कर। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा कंसेप्ट है ये फूलों का, ये पौधों का, हरियाली का, खुशबू का। निश्चित तौर पर जो लखनऊ की पुरानी विरासत है वो भी सहेजने का काम होगा। एक सवाल मेरा सर और है, नोएडा में ट्विन टावर जैसे जो हादसे हुए हैं, जो एक घटना हुई है, लखनऊ और जो दूसरे शहर हैं वो भी सर उनसे जो है वो अछूते नहीं हैं। यहाँ पर भी ऐसे बहुत सारे टावर खड़े किए जा चुके हैं और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। इनको लेकर सर कुछ है, कुछ क्या चल रहा है, या कुछ आपके विभाग में कुछ ऐसा है कि जो अतिक्रमण है या जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं उनके लिए क्या कोई योजना है, उसको किस तरीके से, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा
अनप्लान्ड एरिया में, मतलब अनप्लान्ड तरीके से जो लोग इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जो हमारे एक्ट के बियॉन्ड हैं, उसमें हम लोग रेगुलर रिव्यू कर रहे हैं। अभी माननीय मंडलायुक्त महोदय ने भी रिव्यू किया था और उच्च स्तर पे भी लगातार रिव्यू हो रहा है। अभी हम लोगों ने एक जानकारी भी जुटाई थी कि 110 इलीगल कॉलोनीज़ जो कॉलोनाइजर्स डेवलप कर रहे हैं उनके खिलाफ़ लगातार हम लोग हैमरिंग कर रहे हैं। करीब 20 हम गिरा चुके हैं उसमें से, और उनका ध्वस्तीकरण अगले महीने तक पूरा होगा। साथ ही साथ जो लोग कमर्शियल या ऐसे बड़े रो हाउसेज या हाई राइज बिल्डिंग्स बना रहे हैं, उन पे भी हमारी नज़र है। अगले 1 महीने तक ये निर्देश दिए गए हैं कि सभी का सूचीबद्ध किया जाए, जहाँ जहाँ इनके मुकदमे चल रहे हैं उनको एक्सपेडाइट कराया जाए और फिर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जाए। बिल्कुल, यानी कि एक फेस एक ध्वस्तीकरण का एक जो है आने वाले वक्त में हम एक बड़ी कार्रवाई जो है वो देख सकते हैं। जी, एलडीए की बात अगर हम करें सर, तो प्लानिंग की बात हमने की। ये जो फ्लैट जो बन गए हैं और नहीं बन रहे हैं, या बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो अधर में हैं सर, उन योजनाओं के लिए कोई आपके पास कोई उस तरीके का कुछ? हमारे पास इस संबंध में केवल पारा में एक योजना है कि जिस पे हम लोग फिर से टेंडर कर रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली अगले हफ्ते हमारा टेंडर फाइनलाइज हो जाएगा EWS के लिए, तो वो भी हम कंप्लीट कर ले जाएंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना में जो हमारा शारदा नगर में बन रहा है वो पूरा हो गया है, बसंत कुंज में पूरा होने वाला है। इसके अलावा जो हमारे फ्लैट्स अभी 2300 फ्लैट्स थे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में हम लोगों ने इनको बुकिंग के लिए निकाला है। ऑनलाइन सिस्टम बनाया है कि जिससे कि ईजी वे में लोग बाग बिना ह्यूमन इंटरफेरेंस के सीधे उससे जुड़ सकें, ऑनलाइन पैसा जमा कर सकें। और जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी हम लोग विज्ञापित कर रहे हैं। करीब 600 करोड़ की हमारी कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं कि वो भी लोग ऑक्शन से उसमें लोग आएँ और उसे जिससे कि हमारी इनकम हो। तो आगे ढेर सारी प्लानिंग हमारी चल रही है। जितनी भी हमारी योजनाएं अभी अधर में हैं उनको सबको एक्सपेडाइट जल्दी किया जाएगा। सर, आपने शुरुआत में एक टेक्नोलॉजी की बात की थी, तकनीक का सहारा लेकर ग्राहक लोगों और एलडीए के बीच के गैप को आप कम करेंगे। तो क्या कुछ अलग से सिस्टम बन रहा है, जो पहले से बना हुआ सिस्टम है उसी को इन्हेंस करेंगे? व्हाट्सएप है या ट्विटर है या कैसे, मतलब क्या एक आपने कुछ एक खाका सोचा होगा दिमाग में? नहीं, अभी हम लोगों ने देखिए इम्प्लीमेंट किया है। जो हमारे 2300 फ्लैट्स निकाले थे पहले ऑफलाइन थे, यानी वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में पहले एलडीए आता था, फिर एलडीए को बताता था कि हमने फला फ्लैट चुना है, फिर एलडीए के नीचे क्लर्क्स के यहाँ जाता था, तो ढेर सारी जगहों पे उसे चक्कर मारने पड़ते थे। उसे फुली ऑनलाइन कर दिया है। अब कोई भी हमारे फ्लैट्स हैं उसके वॉक थ्रू है, कहीं फ्लैट्स के बारे में जानकारी ले सकता है, उसके रेट्स मालूम है। वो जैसे ही बुक करेगा उसका फ्लैट हमारी लिस्ट से हटेगा और जैसे ही बुकिंग अमाउंट देगा वो उसका अमाउंट का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और उसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस जमा होते ही उसका अलॉटमेंट लेटर की आगे प्रोसेस हो जाएगी। आगे की सारी फॉर्मेलिटीज़ भी ऑनलाइन सिस्टम से हम लोगों ने ढेर सारा कर दिया। इसी तरह से ऑक्शन सिस्टम हमारा है कि जो भी वो भी ऑनलाइन है। साथ ही साथ हम लोग फाइल सिस्टम यानी ऑफिस सिस्टम भी जल्दी ही बना रहे हैं। साथ ही टेंडर्स में हम लोग जैसे PWD में किया है टेक्निकल और फाइनेंशियल इवैल्यूएशन के लिए, वो भी प्रहरी ऐप भी लागू कर रहे हैं। और अभी IIT कानपुर के साथ हम लोग ब्लॉकचेन सिस्टम से सॉफ्टवेयर का निर्माण करा रहे हैं कि जिससे कि हमारी डाटा की सिक्योरिटी और सेफ्टी बनी रहे। बिल्कुल, डाटा की सिक्योरिटी भी बहुत ज़रूरी है, सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी है। सर, मेरा ये सवाल संभवतः आखिरी सवाल है। भ्रष्टाचार की, करप्शन की अगर हम बात करें तो एलडीए का नाम जो है वो सरे फेरिस्त होता था, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। बहुत बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ भी हुई हैं यहाँ पर। इसको कैसे मैनेज करेंगे? चैलेंजिंग जॉब है सर। इसको करप्शन को कैसे, करप्शन फ्री कैसे बनेगा एलडीए? देखा, मैंने पहले बताया था कि अगर हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे तो आपने देखा होगा डीबीटी से कितना करप्शन को हम लोगों ने कम किया। तो इसी तरह ऑनलाइन सिस्टम को बना दें और टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन करें, सभी चीज़ें हम डाटा डिजिटाइज कर दें, बैकएंड में डाल दें, तो जहाँ आदमी का इंटरफेरेंस कम हो जाएगा, यानी इंटरफेस कम होगा, एक दूसरे से मिलना जुलना, तो ये करप्शन को हम लोग दूर कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने निर्माण में भी दृष्टि ऐप लागू किया। अभी आज भी समीक्षा हुई
कि हम पोर्टल पे सीलिंग की जितनी भी सील्ड बिल्डिंग हैं उनकी फ़ोटो ऑनलाइन डाली जाए, हर 15 दिन बाद फिर से फ़ोटो अपलोड की जाए, ध्वस्तीकरण की फ़ोटो डाली जाए, जिससे कि डैशबोर्ड पे कोई भी ऑफिसर बैठ के और इवन देन पब्लिक भी देख सके कि कौन सी बिल्डिंग सील है और कब सील की गई थी, इसमें अब जब सील की गई उसके बाद अवैध निर्माण क्यों हुआ, तो जिसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग तय कर सकें। सर मैं निश्चित तौर पर, ये बहुत बड़ी चीज़ आपने बताई, और अगर मैं बाहर निकलता और बाद में मुझे याद आता तो मुझे बड़ा अफसोस होता कि ये सवाल मैंने आपसे क्यों नहीं पूछा। मैं खुद सर देखता हूँ ऐसे बहुत सारी बिल्डिंग्स को, बहुत सारी इमारतों को आप लोग जाते हैं, सील करके आते हैं, 15 दिन बाद फिर वहाँ पर काम होने लगता है। तो ये जो विभाग के लोग हैं और जो मेन पार्टी होती है उनके बीच का जो गठबंधन है, जो कर्कश है, एक पैरेलल जिसे कहते हैं सरकार चल रही है, उसके ऊपर किस तरीके से सर कोई फार्मूला आपने कुछ नहीं बताया कि उसके लिए एक ऐप डेवलप किया गया है जी, और 195 सीलिंग ऑर्डर्स उस पर अपलोड भी हो गए हैं और 97 सीलिंग के एक्चुअली फ़ोटोग्राफ्स और ऑडियो मतलब जो वीडियो और फोटो उस पर अपलोड हो गए हैं। अब 100% हम लोग सील बिल्डिंग की फ़ोटो और वीडियो दृष्टि ऐप पे अपलोड करेंगे। अगले 15 दिन में 100 टास्क दिया गया है और वो अगले सुपरवाइज़र और जे की जिम्मेदारी होगी कि 15-15 दिन बाद उस फोटो को अपलोड करें, जिससे कि हम एक्चुअल स्थिति देख सकें। दूसरी बात, बड़ी कार्रवाई की गई है कि सील को खोलने का राइट जो है नीचे स्तर पे अभी रोक दिया गया है। इसके लिए यहाँ कमेटी बना दी गई है। ये कमेटी में आएगा, विधिक परिशीलन होगा, क्योंकि सील खोलने का जैसे ही आदेश देते हैं उसका लोग नाजायज़ फ़ायदा उठा के फिर से बिल्डिंग पूरा करते हैं। तो वो भी हम लोगों ने जारी किया। पिछले 1 महीने में कोई भी सीलिंग आर्डर खोलने का आदेश नहीं हो पाया है, जिससे एक थोड़ा लोगों में रोक लगी हुई है। नहीं तो पहले सील करते थे, फिर सील खोलने के नाम से फिर अवैध निर्माण शुरू हो जाता था। सर ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो जाता है, इसमें बिना विभागीय इंजीनियर के या बिना किसी विभागीय अधिकारी के ये मुझे नहीं लगता कि सर संभव है। ऐसे केसेस में क्या किस तरीके के मापदंडों को अपनाएंगे, किस तरीके से सज़ा देंगे या किस तरीके से चिन्हित करेंगे कुछ? अभी पिछले 1-1.5 महीने में कई लोगों को एडवर्सिटीज दी गई हैं, सस्पेंशन भी हुए हैं, कुछ और भी कार्रवाई अभी संज्ञान में आई है, हम लोग कर रहे हैं। चार्जशीट भी होगी, निलंबन भी होगा। तो अगर कोई ऑफिसर चाहे या कर्मचारी जो उसमें संलिप्त पाया जाएगा उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। बिल्कुल, जो भी इसमें संलिप्त पाया जाएगा उस पर सख्ती से निपटा जाएगा। कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होता, क्योंकि आजमगढ़ से सर आ रहे हैं, दुष्यंत का ये शेर है, आजमगढ़ से ही इस शेर को मैं दोबारा से पढ़ना चाहूँगा, सुनाना चाहूँगा कि कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछाला जाए। मुझे बहुत अच्छा लगा, आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ इंद्रमणि जैसे अधिकारियों का इंटरव्यू करने का। आज पता चला कि जो इज्जतगढ़ है या वो जो मुजफ्फरनगर में जब हिंसा फैली थी वो 64 से एक, और उसके बाद फिर पंचायतों का दौर हुआ था, और एक बहुत दुखद जो है वो चीज़ों को हम सब ने देखा। वहाँ पर सर मौजूद थे और बहुत कुछ जो है वो इन्होंने कंट्रोल किया है। इसके अलावा जहाँ पर भी जब भी इनको मौका मिला है, इन्होंने अपनी इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्प और ईमानदारी से उन सारे चैलेंजेस को न सिर्फ ज़मीन पे उतारा है बल्कि उसको पूरा भी किया है। शायद यही कारण है कि सर को नगर निगम और एलडीए जैसे विभाग का मुखिया बनाया गया है, क्योंकि सरकार की जो छवि है वो सीधे तौर के ऊपर इन डिपार्टमेंट्स के ज़रिए ही बनती और बिगड़ती है। निश्चित तौर के ऊपर जो कमान है वो एक मजबूत सेनापति के हाथ में है। के न्यूज़ से सर आपने बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनी तौर के ऊपर इस इंटरव्यू से हमें बहुत कुछ जानने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला और आगे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। शबी हैदर को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, देखते रहिए के न्यूज़।